देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरे एनालिसिस में दिखा रहा है वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स नॉट सब्सक्राइब 83.2%, सब्सक्राइब 9.7%। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप लोग देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल के प्रमोशन में सहयोग करें। धन्यवाद। Not a well-trained army. You know this for better. 260 करोड़ रुपीस का परचेज हमने किया। आपने वो फिगर्स जहां से भी पढ़ ली, कोई बुराई नहीं है। हमारी औकात है, हम 250 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, हमें उस पर मान है, हमारी इज्जत की बात है। हमने अगर आज आपके तरीके से मैं बोलता हूं 20,000 से 30,000 अगर लोग लगाए, हमें इस पर गर्व है कि हम लगा पाते हैं। और हम आपको और पूरे वर्ल्ड को ये दिखा पाते हैं कि व्हेन इंडिया मींस बिजनेस, इट मींस वेरी सीरियस बिजनेस। आपने बोला सर, हम बात करेंगे जरा कारगिल वॉर की, जिसपे अब आज आपने देखा है कि सारा दिन जो है वो इंडियन मीडिया पे भी शोज होते रहे हैं, लेकिन हमने सोचा हम खुद भी इस पे बात करें और कुछ समझने की कोशिश करें कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुई थी और क्यों शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद ये आगे जाकर कहाँ पर खत्म हुई, और दोनों कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। और इंडिया से हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी। सुना तो यही है कि पाकिस्तान ने शुरू किया था कारगिल वॉर, तो आप थोड़ा सा हमें बता सकेंगे जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए भी कि ये आखिर क्या हुआ था और क्यों ये वॉर स्टार्ट हुई थी। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसको वार तो नहीं कहता, ये जंग थी। ये एक छोटा कन्फ्लिक्ट था जिसको आप एक बैटल कह सकते हैं, एक लिमिटेड जोन में। और दोनों तरफ पर जो फौजें कमिटेड थी, पाकिस्तान की तरफ से तो ब्रिगेड से भी कम साइज फोर्स था, और जबकि इंडिया की तरफ से तकरीबन एक पूरा कोर था। और तकरीबन आप समझ ले कि 3,000 से 30,000 का रेशो था। और दूसरी बात ये थी कि ये कारगिल के महाज पर हुआ था, और कारगिल के महाज के साथ जो लापसी है, ये इसकी शुरुआत जो थी, आप यूं समझ ले कि कारगिल ने कई दफा हाथ बदले हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का तनाज़ा है, वो तो इनके दोनों मुल्कों की पैदाइश से है। और फिर इस पर जो इंडिया सिक्योरिटी कौंसिल गया और फिर वहां से करारदादें आई, लेकिन इसका कोई हल उसके करारदादों के मुताबिक नहीं निकला। अब ये इसके बाद 65 की भी जंग हुई, 48 की भी हुई है, और इसके अलावा ये कारगिल एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि तकरीबन मई के शुरू में शुरू हुआ और जुलाई 26 को तकरीबन ख़त्म हो गया। ये तकरीबन 60 दिन या 3 महीने बनते हैं कमोबेश। और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो हर बैटल के या हर उसके कन्फ्लिक्ट के कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, तो उसमें यह था कि इंडिया जो सियाचिन ग्लेशियर में यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर उन्होंने उसको ऑक्युपाई किया है, जबकि वो डिमार्केटेड नहीं था। दूसरा जो इंजे पॉइंट से उसका जो वो जाता था रेफरेंस, उससे वो आगे बढ़े थे। और तीसरी बात ये थी कि उसके बाद कई दफा सियाचिन पर बात हुई, लेकिन इंडिया ने उसको डीमिलिटरलाइज करने से इनकार कर दिया। और तीसरी बात ये थी कि इस यूनिलैटरल एक्शन के तौर पर
जो LFC है उसमें ये टू एंड फ्रो मूवमेंट होते रहते हैं। और जो वो कारगिल था तो यहाँ पर जो हाइट्स थे वो इंडिया के जो फोर्सेस थी वो गर्मियों में उनको छोड़ देते थे, सर्दियों में चले जाते थे, ज्यादा स्केंटली ऑक्युपाइड होता था। तो पाकिस्तान के पहले तो हमारे जो इर्रेगुलर फोर्सेस थे या कुछ मुजाहिद थे वो लोग गए थे, और उसके बाद जब इसमें तेजी आ गई दोनों तरफ से तो फिर NLIs वगैरह और बाकी ट्रूप्स भी कमिट हो गए। और वहां पर तकरीबन इनका जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था या सप्लाई रूट था जो सियाचिन और लेह को जाता था उनको इंटरडिक्ट कर दिया और वो हमारे फायरिंग रेंज में आ गया। और उस इंडिया को इस पूरे दौरान में कोई पता नहीं चलता। इट वाज अ ग्रेट इंटेलिजेंस फेलियर। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने बाद में रिस्पॉन्स किया, इट वाज वेरी मासिव, इट वाज डिस्प्रोपोर्शनेट एंड इट वाज एन ओवरकिल। अब पाकिस्तान के या जो इनके अहदाफ क्या थे, अहदाफ ये थे तो या तो एक तो सियाचिन से इनको मजबूर किया जाए ताकि इसका LFC काट कर ताकि वापस चले जाए, क्योंकि वहां पर दोनों मुल्कों का फजूल नुकसान हो रहा है। वेदर सबसे बड़ा दुश्मन है और दोनों मुल्कों के लिए बेहतर ये इंसानी हुकूक के लिहाज से या अपने फौजों पर कम अज कम तरस खाते हुए या उनको ज़ाया न करते हुए, क्योंकि प्रेशियस कमोडिटी है, तो इससे वापस जाए। लेकिन उनकी बिलिजरेंसी की वजह से वापस नहीं गए और फिर ये एक मौका था कि उसको काट दिया जाए। दूसरा ये था कि कश्मीर का जो इंतिफादा है उनको कुछ बूस्ट मिले और उनको कुछ मोराल अप हो। और तीसरी बात ये भी थी कि कश्मीर इंटरनेशनल तौर पर जो एक किस्म का दोबारा इसका मसला उजागर हो जाए और इंटरनेशनल अटेंशन को ये गेन कर सके। और चौथी बात ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कमिट हो ताकि इस कन्फ्लिक्ट का जो नतीजा हो वो कश्मीर के हल को इसमें कुछ जल्दी ले आए या इसमें कुछ सीरियसनेस ले आए। तो ये उनके कुछ अहदाफ थे। बहरहाल जिस तरीके से इंडिया ने में रिस्पांस किया, ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी नेवल फोर्स को भी रेड अलर्ट और इसके अलावा इनके एयरफोर्स ने बाकायदा हिस्सा लिया। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कितना इन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया था और क्या उसके गेन्स थे दोनों तरफ पर, क्या नहीं थे। तो इस पर बात हो सकती, लेकिन जनरली जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये था। और फिर बाद में इसकी डीएस्केलेशन हुई, अमेरिका दरमियान में पड़ गया और उसने दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान इसको डीएस्केलेट करके वापस अपनी पोजीशन पर दोनों की फौजें चली गई। तो ये इसका ओवरऑल ओवरव्यू था एक किस्म का। बिल्कुल ठीक। कर्नल साहब, आप तो इसका हिस्सा भी रहे हैं, कारगिल वॉर में आप थे, तो आप क्या कहते हैं? आपका कहना क्या है कि ये क्यों स्टार्ट हुई और कैसे, आपके तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी प्लीज। देखिए, इसमें मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये चीजें बड़ी फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक। मैं सिर्फ आपसे, आपके जरिए ब्रिगेडियर साहब से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कारगिल ऑपरेशन कर जैसा सर बोल रहे हैं कि जंग करी, इस जंग को कर पाकिस्तान को क्या फायदा हो? मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। सही। अगर कोई स्ट्रेटेजिक एम होता, कोई विजन होता, मेरे समझ में आता। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे गलत है सही है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कि अगर इंडिया एम कर रहा है कि हम पीओके लेकर रहेंगे, तो चलिए एक कहीं कहीं एक स्ट्रेटेजिक एम दिखाई दे रहा है आपको, विजन दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि कारगिल में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेटेजिक एम या विजन शायद पाकिस्तान ने रखा, सिवाय इसके कि मुशर्रफ की एक बहुत पुरानी सोच थी बदले की, जो उसने कोशिश जरूर करी, और वो थी साइचिन ग्लेशियर के अगेंस्ट। एक कमांडर इस तरह की सोच रख जरूर सकता है, लेकिन जब वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सर ने बोला कि जंग थी, सर यही हमारे लिए ट्रेजेडी। काश पाकिस्तान ने इसे जंग डिक्लेयर किया होता, काफी फायदे होते, आपको भी हमें भी। आपको शायद फायदे ये होते कि आप भी फोर्स लेवल बढ़ा पाते,
हमें भी फायदा होता कि हम एयरफोर्स इस्तेमाल कर पाते। आपने अगर ये किसी भी तरह से जंग के तौर पर लड़ी होती तो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के ऑप्शंस खुल जाते हैं। वो जो हमने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ने हमें डायरेक्ट किया कि कोई भी जहाज एलओसी पार नहीं जाना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं था कि अगर कोई भी हमारा जहाज डाइव करता है और किसी भी हिल फीचर के ऊपर अगर बम बरसाता है तो वो वापसी बिना एलएसी क्रॉस किए कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल एग्री करेंगे कि इसी वजह से एयरफोर्स का यूज बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था। जहां तक आ गई बात इवन फौज की, अगर ये आपके तरफ से जंग होती तो हमें बहुत एडवांटेज होता कि हम ये जंग कहीं पर भी लड़ लेते। देखिए, अगर आप इस इलाके से थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं तो दराज से लेके मशको वैली से लेके काकसर से लेकर दालूनाग से होते हुए आपका जो पोस्ट 43-45 वाला एरिया है जहाँ ट्रेडिशनली हम लोग लेटर्स एक्सचेंज करते हैं, एंड गोइंग अप टू बटालिक, ये कंप्लीट एरिया की बात है। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान का एम उस समय सियाचिन ग्लेशियर के लिए था तो मेरे ख्याल ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरे को लगता है शायद आपके कमांडर्स और आपकी पॉलिटिकल सेटअप आपस में उनका मेल मिलाप था नहीं। मैं और एक सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर ये जंग था, ये सोचने की बात है और ये मैं आपको गलत प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोचने के लिए बोल रहा हूँ, अगर जंग था तो हमें अपने जवानों की बॉडीज वापस लेने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए, जो कि इंडिया ने ऑफर करी। आपके कर्नल मुस्तफा साहब थे जो अकेले आदमी थे, जिस इंसान ने अकेले ये एक्सेप्ट किया, और हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे जो 192 ब्रिगेड जो इसमें इन्वॉल्व थी 25 तारीख की रात वाले टारगेट्स में। और इसी वजह से 26 की सुबेरे जब वो फीचर जीत लिया गया आखिरी, तो हमने एक तरह से कारगिल दिवस इसलिए 26 को मनाते हैं। लेकिन मुस्तफा साहब को जब पूछा गया, उन्होंने जब ऑफर किया कि मैं अपने जवानों की बॉडीज वापस लेना चाहता हूँ, तो ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनसे पूछा था कि भाई मैं आप पर कैसे विश्वास करूं। तो मुस्तफा साहब का बड़ा बढ़िया जवाब था कि ये पठान की जबान है, और इस वजह से हमारे ब्रिगेडियर बाजवा ने कहा कि ठीक है, तो ये एक सरदार की जबान है कि अगर आपने मांगे हैं तो मैं अपनी गवर्नमेंट को मना लूंगा, अपने सीनियर्स को मना लूंगा, और आपको बॉडीज और प्रिजनर ऑफ वॉर वापस दिए जाएंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि कहाँ एक हमारे पास गलत एग्जाम्पल था कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और बाकी लोगों को ओनअप नहीं किया, बट कम से कम एक कमांडिंग ऑफिसर ने अपने डेड बॉडीज और अपने प्रिजनर ऑफ वॉर वापस लिए। सो अगर ये जंग होती तो सर मुझे लगता है, देखिए इंडिया ने भी तो माना कि हमारी 1962 में चाइना से हार हो गई, हालांकि चाइना वाज द इन्वेडर। अब कहने के लिए तो हम इसको भी आगे पीछे, देखिए सच छुपता नहीं। सो इसी तरह से अगर ये जंग होती तो ये बात बननी चाहिए थी। जहां तक साहब का कहना है कि तकरीबन एक कोर लेवल की फौज इस्तेमाल हुई है, तो सर ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि ये एक सिर्फ डिवीजन के लेवल की फोर्स इस्तेमाल हुई थी, और मैं उसका पार्ट था, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। इनफैक्ट इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, और आज हम इस सच को बोल सकते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक्चुअली ये रेगुलर फोर्सेस होंगे। जब हमें दराज से खबर आई थी, मशको वैली से खबर आई थी, तो ये आई थी कि कुछ हाइट्स पर कुछ टेररिस्ट आ गए हैं। और बाय द वे ये वाली एक थ्रेट आज मुझे याद है 1991 और 92 में भी थी मशको वैली में। मैं गया हूं उस डिप्लॉयमेंट में उस समय, इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ, अदरवाइज शायद ये बात रिकॉर्ड पर ना रहे। और उस समय 91-92 में भी जब बोला गया था कि इस रास्ते से टेररिस्ट आएंगे, कोई आया नहीं था, और हमारा जो डिप्लॉयमेंट था वो तकरीबन 1 महीने रहा, और उसके बाद हम विड्रॉ कर गए। जहां तक बात आई कोर लेवल की, तो कोर लेवल फोर्स बिल्कुल नहीं थी,
क्योंकि अगर कोर लेवल फोर्स सर अगर बात करें तो जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं इसमें इतनी डिप्लॉयमेंट स्पेस नहीं, दराज में फिर भी मिल जाएगी, मस्को वैली में फिर भी मिल जाएगी, इसके आगे डिप्लॉय कहाँ करेंगे? मतलब फोर्स खड़ी करने के लिए जगह भी तो चाहिए, टेंटेज लगाने को जगह तो चाहिए, रात को रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो इतनी जगह है नहीं। मैं आपको वैसे बता दूं, जहां तक आपने बोला कि आपकी डिप्लॉयमेंट की वजह से आपके हम फायरिंग रेंज में आ गए, मैं वैसे आपको बता दूं ये अब की बात नहीं है, इवन 91 92 में जब थोड़ा सा एस्केलेशन हुआ था तब अगेन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे गाड़ी के ऊपर शेलिंग हुई है और लकीली वो शेल का स्प्लिंटर मेरे जीप में मेरे पैर से तकरीबन 4 से 5 इंच जाके आगे लगा और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि इतना शोर हो रहा था। ये तो जब हम अपना वो एरिया क्रॉस कर गए काकसर वाला तब जाकर मुझे पता चला, अरे ये देखो। और जब हमने उसे निकालने के लिए हाथ लगाया वो स्प्लिंटर उस समय तक भी इतना गर्म था कि हाथ नहीं लगा। तो ये जो रेंज वाली बात है, हमारी ये सड़क आपके रेंज में पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है, कम या ज्यादा ये एक अलग बात है। जहां तक आपने बोला इंटेलिजेंस फेलियर, हाँ सर ये बात मैं आज जिम्मेदारी से मान सकता हूं कि यस हमारे तरफ से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, जिस वजह से ये जो सो कॉल्ड टेररिस्ट ऑब्लिक हम जो हमेशा बोलते आए हैं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक ब्रिगेडियर साहब भी यही बोल रहे हैं कि ये आपकी रेगुलर फोर्सेस थी। इन रेगुलर फोर्सेस को आपने बाद में एक्नॉलेज भी किया, बट सिर्फ उनकी बॉडीज लेते समय शायद हिचकिचाहट रही क्योंकि आपके मिलिट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में ये डिबेट हो गई कि क्या फौजी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सो इंटेलिजेंस फेलियर में आपसे बिल्कुल मानता हूं। आपने एक और कहा कि इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, देखिए मेरे ख्याल इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ जरूर हुई, अनफॉर्चुनेटली वो आपके ही अपने सबसे बड़े मित्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही आपको डिसोन कर दिया और आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं किया। तो जो चीजें आप करने वाले थे वो हुई नहीं। और आपका कहना था कि यस आपने कहा दोनों कंट्रीज को साइचिंग ग्लेशियर से विड्रॉ करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि दोनों को बैठकर जरूर बात कर लेनी चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक एनजीए वाले पॉइंट तक हमारा आपका बॉर्डर जो था वो डिसाइडेड था, उससे आगे नहीं था। ये आपको भी पता है कि आपके तरफ से कोई माउंटेनियरिंग टीम उसको जाकर रेकी कर देखना चाह रही थी, हमारे लोगों ने इसे डिटेक्ट कर लिया, हमें आप पर विश्वास नहीं था, हमने जाकर वो हाइट्स पहले रोक ली जिससे कि आप उसे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि ये आपको क्लियर कट काराकोरम और चाइना से जब आप मिल जाएंगे साइचिन ग्लेशियर के थ्रू तो आप हमारे ऊपर हमेशा से हावी रहेंगे। आज किस्मत से ये हाइट्स हमारे पास है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि चाइना को भी चिंता है, आपको भी चिंता है, आप पूरी जी तोड़ कोशिश कर चुके हैं, इनमें से कोई भी हाइट आप नहीं ले पाए। तो इस वजह से ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। उसकी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, वेल आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब हैं अब हमारे साथ? जी जी। आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। जी मेरे को आ रही है, मुझे आ रही है। अच्छा मुझे नहीं आ रही, वो हाँ शायद कोई कॉल वगैरह आ गई होगी बीच में या तो। जी आपने बात सुनी है? नहीं बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल मैंने बात सुनी। आप सवाल पूछ सकते हैं या मैं उनका जी जो जी सर पॉइंट्स बिल्कुल, रेज आप किए आप उनको कमेंट जवाब कर दे दूं। सकते हैं। बिल्कुल सर, पहले असल में मैं देख रही थी मेरे पास आपकी वीडियो नहीं आ रही है तो वो मैं थोड़ा सा उसको करना चाह रही थी, मेरी पहले वो आ वीडियो रही। जी और मैं ब्रिगेडियर साहब को देख पा रहा हूँ देख पा रहे हैं आप? और उनकी आवाज भी, मुझे उनकी आवाज भी बिल्कुल ठीक आ रही है। सही, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रही है तो मैंने कहा कहीं रिकॉर्डिंग में ना मसला हो इसलिए। और हमारे यहाँ इसी को कहते हैं कि दो फौजियों का दिल मिल जाता है, सिविलियंस का नहीं मिल पाता है। ब्रिगेडियर सर आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे, आप एग्री करेंगे कर्नल साहब से? जी वो फौजी एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, क्योंकि फौजी फौजी होता है। दूसरी बात ये है कि मैं दो तीन चीजें
जो इस मौके पर मेरे ख्याल में कि फायदा उठाते हुए जरा क्लियर करते हैं, और वो ये है कि आज जो हमारी जो दोपहर को डिबेट हुई थी, तो वो कोई बड़ी तुंदुतीस थी, उसमें रेटरिक ज्यादा था, उसमें एक बूस्ट था, उसमें मैटर कम था और उसमें चीख चिल्लाना ज्यादा था। लेकिन मैं ये जरा क्लियर करना चाहता हूँ कि देख लो, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये मेरे आप जो दोस्त थे शरिंदर साहब भी जानते हैं। अब इस पर एलआरसी भी हुई है, इस पर लाइन ऑफ सीज फायर भी हुआ है, इसके बाद कंप्रिहेंसिव डायलॉग हुए हैं, कंपोजिट डायलॉग हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल तौर पर भी हुए। और एक चीज है, इसको मानना पड़ेगा कि इसकी जो इंडिया जिस तरीके से पहले भी जो आईएको को एक किस्म का इंटीग्रल पार्ट, अटूट अंग समझ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल है उनकी कॉल तो सर गायब हो गए। एक सेकंड, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, उनका ड्रॉप हो गया कॉल। एक सेकंड, मैं दोबारा करती हूँ। हेलो जी 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 हाँ, मेरी अब आवाज, जी, अब आ रही है। बहुत शुक्रिया। जी जहाँ तक कारगिल वार का ताल्लुक है, तो कारगिल वार देखो, मैं पहले कहता शायद कर्नल साहब ने उसको सही नहीं समझा, मैंने कहा ये जंग नहीं थी, ये एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, और ये एक बैटल था एक लिमिटेड जोन में, और वो लिमिटेड जोन में पाकिस्तान के तकरीबन 2 लाइट इन्फेंट्री बटालियन और उसके अलावा कुछ रेगुलर और लोग थे। जबकि इंडिया की तरफ से जो उनके रिकॉर्ड में है, और जो उनके जो जनरल साहब बाद में बने लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी जो है, उसका भी एक अकाउंट है, और इसके अलावा इनकी जो कारगिल रिव्यू रिपोर्ट था उसको भी मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखकर तो खुद जो हमारे सामने मिलिट्री के लेसन सामने आते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, वही क्योंकि अब तो हम हाइंड साइड में इसको देख रहे हैं। और असल में बात ये है कि जंग के वाकई कुछ अहदाफ होते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके कुछ गोल्स होते हैं। इसके भी जो मैंने बताया, तो ये लिमिटेड गोल्स थे। हाँ, इस लिमिटेड गोल्स को हम लिमिटेड कंटेस्ट में देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया का रिस्पांस आया, और वो तकरीबन फुल फ्लेड वार की तरफ जाना था, और क्योंकि जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली, फिर हमारे दोस्तों की वजह से भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि शायद कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी मूव किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उनका नेवी, एयरफोर्स, और एयरफोर्स ने तो एक्टिव पार्ट लिया, नेवी को अलर्ट किया गया था, और आर्मी के तकरीबन ये कहते हैं कि कोर नहीं था, लेकिन आप अब भी विकिपीडिया को देख ले, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को देख ले, तो 20,000 से 25,000 ट्रूप्स इंडिया की बताते हैं। फिर जो रिपोर्ट है, या जो महेंद्र पुरी का जो जनरल साहब का जो अकाउंट है, उसमें कहते हैं कि इन्फेंट्री 11 इन्फेंट्री बटालियंस, और इन 11 इन्फेंट्री बटालियन को डेकोरेट भी किया गया है, और इसके अलावा तकरीबन 300 सिर्फ आर्टिलरी पीसेस थे। 300 आर्टिलरी पीसेस एक कोर्स लेवल से भी ज्यादा हो जाता है। जो मैं फिक्स एंड फिगर की बात करता हूँ, कर्नल साहब इसको खूब समझते हैं। तीसरी बात ये है और कि जो एयरफोर्स इस्तेमाल हुआ, इनके 11 स्क्वाड्रन्स इस्तेमाल हुए, जिसमें हर किस्म का जो इनके पास वेपन अवेलेबल था, और इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट अवेलेबल थे, उन सबको इन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। जो आर्टिलरी पीसेस इस्तेमाल हुए, इन्होंने तकरीबन इस दौरान 5 मई से लेकर और तकरीबन 26 जुलाई तक और 2,50,000 आर्टिलरी शेल्स इस्तेमाल किए, और वो मेरे ख्याल में कि 3 शेल्स पर सेकंड के हिसाब से उनका या इससे ज्यादा आ जाता है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो स्टेट ऑफ द आर्ट, या जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से जो हथियार इस्तेमाल करते थे उनके एयरफोर्स रिकी मिशंस में, और इसके अलावा जब अपना वेपनरी डिलीवर करते थे, और तो वो अपने साइड से करते, ठीक है, इट वाज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन कि एलआईसी को क्रॉस न करे। और इनके जो 2
एयरक्राफ्ट और इसके अलावा हेलीकॉप्टर की कैजुअलिटीज बने थे। और कैजुअलिटीज जाहिर है कि जो अटैकिंग फोर्स होता है उसकी तरफ से ज्यादा होती है। और इनके जो अटैक्स आए थे वो वेव आफ्टर वेव आए थे। और मैं इनको दाद देता हूं कि इनके इन्फेंट्री ने जिस तरीके से अटैक वेव आफ्टर वेव किया और उस टफ टेरेन में, एंड द वे दे फॉट, रियली इट वाज द कटिंग एज ऑफ देयर soldiers and their junior officer. And same goes to Pakistan कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस थे उसमें जो स्पेशली कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान और जो हवलदार लालिक और इसके अलावा जो लाइट इन्फेंट्री थी, द वे दे फॉट वन आफ्टर वन, एवरी इवनिंग उसका जब रोल कॉल होता था तो देयर यूज्ड टू बी अ डिप्लीशन। लेकिन उस डिप्लीशन के बावजूद उन्होंने काउंटर अटैक्स भी किए, उन्होंने डिफेंस भी लिया, उन्होंने कैजुअलिटीज भी इन्फ्लिक्ट कर ली, एंड दे फॉट फॉर एवरी इंच, एंड they were with the purple hearts, I suppose कि the way they fought। और इनको रिकॉग्नाइज भी किया इंडिया ने, स्पेशली जो साइटेशन लिखी गई कैप्टन कर्नल शेर खान की। और तो इस लिहाज से मैं जो कहता हूँ कि जूनियर लेवल पर दोनों फौजें जिस तरीके से लड़ी, तो मेरे ख्याल में कि प्रोफेशनल सोल्जर इस तरीके से लड़ते हैं। लेकिन जहां तक प्लानिंग की बात है तो इंडिया ने भी ब्लंडर्स किए, पाकिस्तान की तरफ से भी ब्लंडर हुए, और उनकी ब्लंडर ये थी कि बोथ और दे रिएक्टेड। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट दिखा दिया, क्योंकि जब इनकी इतनी बड़ी आर्टिलरी इधर कमिट हो चुकी थी तो फिर अगर फुल फ्लेज वार होती तो मेरे ख्याल में इनके मैदान जो थे, स्पेशली आपके जो पंजाब जोन है या जो आपका साउथ ऑफ सतलुज है, वहां पर इनके पास आर्टिलरी का पहुंचना बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात थी कि इनकी एयर यहाँ पर ऑलमोस्ट, इनके जो आर्टिलरी थे उनके जो फर्स्ट बैरल थे वो तो खत्म हो चुके थे, दूसरे जो बैरल थे स्पेयर वो भी तकरीबन हाफ लाइन से आगे निकल चुके थे। और फिर जो ये एक बाइंग स्प्री पर गए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और इन्होंने 250 करोड़ के रुपए के मुख्तलिफ इक्विपमेंट लेने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इनके पास बूट्स भी नहीं थे कि वहां ट्रुप्स को सप्लाई करते। तो जाहिर है कि आर्ट्स तो इन पर बहुत ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस रिस्ट्रेंट को, क्योंकि 162 में पाकिस्तान में रिस्ट्रेंट दिखाया था कि जब चाइना की तरफ से इनको मार पड़ रही थी, और तो उस वक्त पाकिस्तान ने इससे फायदा नहीं उठाया। और फिर दूसरा ये कारगिल के था कि जब इन्होंने अपने सारे एसेट इधर कमिट कर दिए थे तो फिर पाकिस्तान ने उसका फायदा दूसरे महाजों पर नहीं लिया। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान ने कुछ खोया नहीं, कैजुअलिटीज इनके हमारे तकरीबन 3 से ज्यादा, मुझे एग्री करेंगे कि जाहिर अटैकिंग फोर्स के कैजुअलिटीज ज्यादा होती है। दो इनके पास हमारा एयरफोर्स नहीं था, वरना इनके जो बोफर गन्स थे वो व्हील टू व्हील लगे हुए थे, ये इनकी रिपोर्ट थी। और वो एक नेपाम बम से या एक साल्टी से उनका धुआं उड़ जाता, लेकिन हमने रिस्ट्रेन, इनके जो आर्टिलरी ड्रम्स थे वो बिल्कुल हमारे सामने थे, उसको हम उड़ा सकते थे और ये बगैर मेरे ख्याल में क्या अपाहिज बन जाते। लेकिन ये मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट जो दिखाया गया वो ये था कि इस महाज के साथ ताल्लुक था, और मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं होता तो शायद इतना रिस्ट्रेंट न दिखाता। लेकिन बहरहाल ये हायर अप्स की बात थी, उन्होंने क्यों दिखाया, हायर पिक्चर में या हायर डायरेक्शन में या पार में उनको नजर आता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो वार हुई थी, it was very intense as far as the ground was concerned, and our troops fought under the entire odds of artillery barrage and that of the air and their reconnaissance and their sorties and their everything. But we gave a good account of our valor, and they also gave their account. बिल्कुल जी, जी कर्नल साहब। आरजू जी देखिए, ऐसा है, आपको मैं एक बड़ा आपके 10-20 सेकंड फालतू लूंगा। आज हम इसी पर बात कर रहे थे और मैंने अपने बेटे और बेटी से कहा कि कारगिल वॉर पर डिस्कशन हो रहे हैं। आज हमने 4-5 जगह करे हैं और जायज बात है, लाइक अ गुड इंडियन सिटीजन मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चों को कारगिल वॉर में इंडिया ने क्या किया वो जरूर पता हो और क्या अच्छा किया। तो उसमें कहीं ना कहीं आप भी मानेंगे इंसानियत है इसमें कि जरूरी बात है कि मुझे ये बताना पड़ा कि चलिए जी हमने पाकिस्तान को हराया।
तो मेरे बच्चों का सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, और उन्होंने मेरे से पूछा तो हराया तो क्या हो गया, वो इंसान नहीं है? मैंने कहा भाई ये बात तो ठीक है कि वो बिल्कुल इंसान है। तो बोले पापा ये हार जीत क्या है? भाई ठीक है, उन्होंने कुछ किया, आपने कुछ किया, अब इसमें आपको बढ़ चढ़कर अपने सीने पर मेडल दिखाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आज हमारे यहाँ जब वॉर मेमोरियल पे जाते हैं, ब्रिगेडियर साहब जानते हैं इस बात को कि हम अपने मेडल्स लगाकर वॉर मेमोरियल पे होमेज पे करने जाते हैं। और मेरे केस में क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन हूँ तो मैं अपने फादर के भी लगाता हूँ, जो हमारे यहाँ अलाउड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मेरे से अगली जनरेशन, आप लोगों की जनरेशन, इस लड़ाई में अभी भी इंसानियत ढूंढ रही है। अगर मैं एक जिम्मेवार पाकिस्तानी की तरह बात करूं, का एडवाइजर बनकर बात करूं, मुझे लगता है कि एज पाकिस्तान मुझे जरूर सोचना चाहिए। ये नंबर्स कितने क्या थे क्या नहीं, ये तो सब कागजों वाली बात है, और इनसे एक्चुअली कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि रिजल्ट तो हो गया। कोई सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं ड्रॉ किया जा सकता कि अगर आज मैं कहूं कि नहीं जी पाकिस्तान के 1000 लोग मरे, 2000 मरे, 5000 मरे और हमारे कम मरे, ये जो कम ज्यादा है इसको ना देखते हुए मैं देखता हूं नुकसान जानों का दोनों तरफ हुआ, जो कि अवॉइडेबल है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, माई सेल्फ एनालिसिस वुड बी कि हमने स्ट्रैटेजिकली क्या कहीं कोई गलती तो नहीं करी इसको उठाकर, कहीं गलती, इसको हमें सोचना जरूर चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। क्योंकि जब सर कहते हैं कि JNK इज अ डिस्प्यूटेड पार्ट, हमने कब कहा कि डिस्प्यूटेड नहीं है? किसने कहा डिस्प्यूटेड नहीं? भाई 70 साल से दो ही चीजों पर तो डिफरेंसेस चल रहे हैं, एक JNK और एक दूसरा टेररिज्म। अदरवाइज आप बता दीजिए आप और मेरे में फर्क क्या है? कहीं कोई फर्क नहीं है। और ये एक फौजी बोल रहा है जो उसी सांभा, वो उसी कारगिल के LAC पर जब फायरिंग कर रहा था तो वो फायरिंग आपकी तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इट इज अ डिस्प्यूटेड प्लेस, 70 साल से डिस्प्यूटेड। जहां तक उनका कहना है कि हमने उसे अपना इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर कर लिया, सर ऐसा है, बड़ी सिंपल सा तरीका है। 50 60 70 साल कोशिश करी कि बातचीत के जरिए कुछ हो जाए, कुछ हुआ ही नहीं। हमें लगने लगा, हमारे इंडिया में हमें लगने लगा कि हमारी जानें जा रही हैं, हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, फौज में जाने जा रही है, चाहे वो टेररिज्म की वजह से, क्रॉस बॉर्डर बम्बार्डमेंट की वजह से, या जो भी मर्जी है, लेकिन जाने जा रही है। तो क्यों नहीं एक नई चीज करी जाए कि जो 70 साल से हम क्लेम कर रहे हैं उसको हम लीगलाइज कर देते। और हमने लीगलाइज कर लिया कि भाई ठीक है 378 आई है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमने उसको अपने तरीके से कर लिया। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये कल सवेरे या आज शाम को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये एक हमारा तरीका है, एक हमारा नया पॉलिटिकल सेटअप का तरीका है। देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी है वो ये है कि जब जब जैसे जैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है कुछ नई चीज आती है। 50 60 साल एक पर्टिकुलर हमारे यहाँ सरकार रही है, उस वजह से वो चेंजेस नहीं आए, इस बार चेंजेस आ गए। मैं अगर एज अ पाकिस्तान को एडवाइस करूं तो वो ये जरूर देखे कि कहीं कोई कारगिल वाले इशू में कोई मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गई, कि हमने कुछ सोचा था, कुछ कैलकुलेट किया होगा। क्योंकि देखिए जैसा, और बाय द वे ब्रिगेडियर साहब के लिए मेरी सॉरी है कि अगर उन्होंने कहा था कि ये जंग नहीं थी, मैंने गलती से ये सुन लिया कि वो जंग थी, इसलिए मेरा वो ऑब्जेक्शन था कि पाकिस्तान ने कभी ओन अप नहीं किया कि वो जंग थी। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपको गलत समझ लिया। जहां तक बात है मिसकैलकुलेशन की, तो ये जरूर सोचना चाहिए कि कहाँ गलत हुई, हमने क्या अचीव किया। आपने हिंदुस्तान के 2 सैनिक मारे या 200 मारे, आपको क्या फायदा हुआ? तीसरी बात, क्या हमें नहीं लगता कि हमारा मिलिट्री और पॉलिटिकल डिवाइड पाकिस्तान का बड़ा ओपन हो गया? क्योंकि नवाज शरीफ ने कह दिया जी मुझे तो बताया ही नहीं, ये इन्होंने अपने आप कर लिया। तो ये अपने आप में एक जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की ट्रेजेडी रही है कि डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी,
ये जरूर हमें देखना चाहिए कि ये डिवाइड और ज्यादा वाइड हो गया है और बहुत ज्यादा ओपन हो गया है। जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, डोंट यू थिंक कि दिस वाज अ डिप्लोमेटिक नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान? सोचा था कि शायद यूएसए खड़ा हो जाएगा साथ, वो पड़ गई बात उल्टी। अब उसे हैंडल करने के लिए आपको मालूम है कितनी एम्बैरेसमेंट रही होगी उस गवर्नमेंट में, या फॉर दैट मैटर उस आर्मी के लिए। यूएसए का जो सपोर्ट, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके पिछले 50 साल से सोचे हुए बैठे थे, आपके सामने आ गया कि है क्या मामला। आज आप ही की कंट्री के इंटेलेक्चुअल और एक्सपर्ट्स हमें एडवाइस कर रहे हैं कि भाई यूएसए पर विश्वास मत करिए क्योंकि ये हमें 50 साल बाद भी धोखा दे गया है। जी नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चीजें वहां ठीक होती है जहां ठीक हो रही होती है। जहां चीजें गलत होती है, मानिए मेरी बात, चाहे वो हिंदुस्तान और यूएसए का रिलेशन है। देखिए, यूएसए हिंदुस्तान के रिलेशन में S-400 डिस्प्यूट में आया ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया। आज की तारीख में पाकिस्तान बोल रहा है कि ईरान वाले जो रेल प्रोजेक्ट है उसमें डिस्प्यूट में आ गए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये जो इंटरनेशनल कन्वीनियंसेस हैं कंट्रीज की, ये सब अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और इस वजह से आपके लिए तकलीफ हो गई कि तब से आपने और यूएसए ने आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया, आपके बीच की खाई बढ़ती चली गई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान पब्लिक को एक विजन जरूर होनी चाहिए। जैसे आज की तारीख में इंडिया ने, गलत है सही है, वो डिस्प्यूट चलते रहेंगे, लेकिन आज की तारीख में हमने अपना विजन बना लिया कि JNK हमारा पार्ट है, हम इस पर काम करेंगे, हम उससे रिलेटेड इंडस्ट्री वहां सेटल करेंगे, लोगों को 10 साल 12 साल जो वहां काम कर चुके हैं उनको वहां की नागरिकता देंगे, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कारगिल ने सबसे बड़ा जो डैमेज किया वो किया कि जो भी पीस और प्रोसेस की जो पॉसिबिलिटीज थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो इसको 10 साल पीछे ले गया। क्योंकि आप देख रहे हैं 19 साल हो गए, अब तो 20वां साल चल रहा है, हम आपस में नहीं बात कर पा रहे और वो दोनों तरफ से बड़ी प्रॉब्लम में आया हुआ है। उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि अब इंडियन पॉलिटिकल सेटअप ने इंडिया की पब्लिक को ये समझा दिया कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करा जा सकता। गलत है या सही है, ये एक डिबेट का मैटर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ट्रेड, सबसे बड़ी जो तकलीफ हुई दोनों कंट्रीज के लिए, जो आपने शायद नहीं सोचा इस तरह का कोई एक एंडेवर करने से पहले, कि ये ट्रेड जिसमें इंडिया ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन तक के दर्जा दिया हुआ था, ये सारी चीजें अब डिस्प्यूट में आ गई। दैट मीन्स इकोनॉमिकली आपको भी चोट लगी, हमें भी लगी। ठीक है, हम मान लेंगे कि हमें कम लगी, आपको ज्यादा लगी, आप मान लेंगे आपको कम लगी, हमें ज्यादा लगी, लेकिन लगी दोनों को। और फायदा उसका किसने उठाया? उसका फायदा चाइना उठाएगा, उसका फायदा यूएसए उठाएगा, उसका फायदा दूसरे कंट्री उठाएगा। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेमोक्रेसी। हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान की पब्लिक को भी ये शायद मंजूर है कि यस, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंसेस हमेशा पब्लिक के बीच में भी एक डिस्प्यूट डाल देते हैं कि क्या मिलिट्री, जो कि ज्यादातर टाइम राज करती रही है, क्या वो कभी भी डेमोक्रेसी को ऊपर आने देगी या नहीं। क्योंकि अगर एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे आर्मी चीफ ने जो काम किया उसने हमें बताया नहीं, तो ये अपने आप में एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है। एक जो सबसे बड़ी सफरिंग आई इस कारगिल की लड़ाई की वजह से, वो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जो सफर कर रहा है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट सफर कर रहा है, जिनके लोग उस तरफ हैं, जिनके रिलेटिव्स उस तरफ हैं, जिनकी जान पहचान उस तरफ है, जिनमें आप जैसे और मेरे जैसे बात कर रहे हैं अब, मे बी 15 साल बाद, मे बी 20 साल बाद। ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये सबसे ज्यादा सफर हुआ। ट्रेड सबसे ज्यादा हार्मफुल रहा दोनों देशों के लिए। तो मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये इंडिया का कैरेक्टर बड़ा क्लैरिटी से पता है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम वहां पर अटैक कर कुछ फायदा ले पाएंगे।
सिवाय वो दो फायदों के जो मैं आपको बोल चुका हूं कि चलिए एक हमारा JNK का डिस्प्यूट है या टेरर का डिस्प्यूट। अगर हम 2 मिनट के लिए टेरर की बात कर भी लें, अगर सपोज कर लीजिए मैंने आपका POK ले भी लिया 2 सेकंड, आपको क्या लग रहा है कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा? भाई वो टेरर कैंप कहीं और चले जाएंगे, तो ये एक अलग बात है। सो JNK एंड टेरर हमारे बीच में डिस्प्यूट रहे, मुझे उसमें कोई, क्योंकि उसके ऊपर तरीके निकालने में दोनों ही देश अभी तक नाकाम रहे हैं, ये एक अपने आप में तकलीफ। आपने सर एक और अच्छी बात करी कि हमने जो गन्स और फोर्सेस है पंजाब से शिफ्ट कर और पंजाब में शायद हम वीक हो गए और शायद पाकिस्तान को उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था। सर आप भी एक ब्रिगेडियर लेवल के आदमी हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मेरा भी है स्ट्रैटेजिक लेवल पर, ये आपको भी मालूम है फोर्सेस कहाँ से कम करी जाती है। फोर्सेस कभी भी मे भी पाकिस्तान आर्मी इस वजह से कई बार तकलीफ में आ गई हो कि आप कभी भी इमरजेंसी में भी अपनी वो फोर्सेस कभी नहीं हटाते जो आपके पास डिस्प्यूटेड एरियाज में होती हैं, जिस कंट्री के साथ आपका डिस्प्यूट होता है। अगर आप मुझे कहते शायद नेपाल से हमने अपनी फोर्सेस हटा ली तो मैं मान सकता हूँ, आप बोलते शायद भूटान से हटा ली तो भी मान सकता हूँ, आप बोले बांग्लादेश से हटा ली तो भी शायद मान लूं, लेकिन सर पंजाब, राजस्थान, जहां गुजरात, इनमें हम जहां आपके साथ आमने सामने हैं, अगर हमने इस तरह का सोचा भी तो मेरे ख्याल वी आर नॉट अ वेल ट्रेन्ड आर्मी, यू नो दिस फॉर बेटर। 260 करोड़ रुपीस का परचेज हमने किया, आपने वो फिगर्स जहां से भी पढ़ ली, कोई बुराई नहीं है, हमारी औकात है, हम 250 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, हमें उस पर मान है, हमारी इज्जत की बात है। हमने अगर आज आपके तरीके से मैं बोलता हूं 20,000 से 30,000 अगर लोग लगाए, हमें इस पर गर्व है कि हम लगा पाते हैं, और हम आपको और पूरे वर्ल्ड को ये दिखा पाते हैं कि व्हेन इंडिया मींस बिजनेस, इट मींस वेरी सीरियस बिजनेस। आपने बोला सर बोफर्स व्हील टू व्हील लगाई गई, सर मैं बोफर्स गनर हूं बाय द वे, सो ये कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ बोफर्स रेजिमेंट, दैट इज व्हाई आई कैन टेल यू it will be, I'll put it like this, it will be suicidal if we do such kind of deployments। जो आप जहां से भी आपने ये पढ़ लिया या जहां से भी आपको ये पता चल गया, मैं आज आपके खबर के लिए बता रहा हूं, हमने बोफर्स गन व्हील टू व्हील सिर्फ डायरेक्ट फायरिंग रोल में लगाई, दैट इज ऑल। एंड यू नो, आपको ये कैपेबिलिटी बोफर्स की पता है कि शूट एंड स्कूट, कि जब तक मेरा गोला आपके पास गिरता है उससे पहले मैं वो जगह छोड़ चुका होता हूँ। ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरी आदत में है, ट्रेनिंग की आदत में। जहां तक सर आपने बात करी रेस्ट्रेन की, सर मुझे आप एक बात बताइए, रेस्ट्रेन तो आप जब करते, जब एज अ आर्मी आप इसको ओन अप करते, तभी तो आप रेस्ट्रेन करते। आपने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया था, आर्मी की बात कर रहा हूँ, आपसे मेरा मतलब डोंट टेक इट पर्सनल, मेरा है आर्मी से, ये पाकिस्तान आर्मी ने से तो इससे पल्ला झाड़ दिया था। और जहां तक आप बात बता रहे हैं कर्नल शेर वाली, बाय द वे कर्नल शेर ही नहीं, आपके 2 कैप्टन साहब भी हैं जिनको सरप्राइजिंग, क्योंकि यही है एक आर्मी का कैरेक्टर, आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, हम एज आर्मी पीपल बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात पे कि अगर किसी जवान ने, किसी अफसर ने अगर बहादुरी दिखाई है तो उसको क्यों नहीं आप रिकॉग्नाइज करें। तो आपके यहाँ कई अवार्ड्स इस वजह से मिले कि उसे इंडियन आर्मी ने लाउड किया कि आपके इस आदमी ने बहुत अच्छा लड़ाई में योगदान दिया। एक अलग बात है कि समय की नाजुकता थी, समय की कमजोरी थी, कैरेक्टर पाकिस्तान आर्मी का उस समय क्वेश्चन मार्क पर था कि आपने ये सब ओन अप नहीं किया। अदरवाइज काफी जवान ऐसे रहे होंगे, काफी अफसर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बड़ी शानदार अपने तरीके से काम किया, लेकिन आपने उनको धकेल दिया टेररिस्ट के कैटेगरी में, जिस वजह से मुझे लगता है दिस वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर देम, इट शुड हैव नेवर बीन डन। दैट इज इट। जी ब्रिगेडियर साहब जवाब देंगे, लेकिन आरजू जी एक पॉइंट रह गया, आई एम सो सॉरी,
सर ने वो जो शेल्स की जो गिनती बताई है ना, वो गिनती ठीक रही होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये रियल लाइफ है। शायद ब्रिगेडियर साहब अगर आर्टिलरी के होते तो उनको एकदम से समझ आ जाता, बट जनरली सबको पता होता है। आर्टिलरी में फायर डिसिप्लिन बड़ा तगड़ा होता है कि अगर मैंने बोला 2 राउंड गन फायर, तो वो गन सिर्फ 2 राउंड फायर करेगी। यस, कारगिल में 3 भी राउंड फायर हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, क्योंकि उस समय वो जो खून का उबाल था वो इतना ज्यादा था कि जब मैंने देख भी लिया कि गन ने 2 के बजाय 3 राउंड फायर किए हैं, तो नंबर 1 को हमने जरूर सवाल किया, तूने 3 क्यों किए? बोले साहब ये एक मेरी तरफ से था। हालांकि अगर मैं फायर डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के हिसाब से चलूं तो उस आदमी का उस बात पर कोर्ट मार्शल हो सकता है, उसकी फित्ती उतर सकती है। सो वो जो गन्स का जो एमिनेशन का जो नंबर्स है, वो नंबर्स इसीलिए बढ़ा था क्योंकि बढ़ चढ़ के फायरिंग करी जा रही थी। क्योंकि जब हम क्रेस्ट पहाड़ी के जिन पर फायर कर रहे थे, तो जब क्रेस्ट मिस करते हैं तो एवरेज देखा जाता है कि 10 में से 2 या 3 राउंड ही क्रेस्ट में पकड़े जाते हैं। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा फायर करना पड़ता है। इस सारे के सारे ऑपरेशंस के बीच में आपका कहना है कि हमारे एयरफोर्स ने पार्ट लिया। मैंने तो बोला आपको पार्ट लिया, लेकिन मैंने क्या बोला, वो खुलकर पार्ट नहीं ले पाए क्योंकि हमारे ऊपर ये रिकॉर्ड पर है, आपके और हमारे दोनों रिकॉर्ड पर है। अदरवाइज आपको भी मालूम है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ये कभी टॉलरेट नहीं करती कि यस इंडिया के हवाई जहाज आपके एयर स्पेस में आए और टर्न कर कर वापस चले जाएं, हिल फीचर्स के ऊपर बमबारी करें और वापस आ जाएं। आई डोंट थिंक आप इतने रेस्ट्रेन या इतने मैग्नानिमस कभी भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी तकलीफ आई वो आई नेवी को, क्योंकि नेवी ने बड़ा हमारे साथ रोना किया कि दे फेल्ट लेफ्ट आउट बिकॉज दे थॉट कि अगर हम कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पाए इस लड़ाई में, दे वर द ओनली वन जिनको हम चांस नहीं दे पाए कि यस आप अपनी बहादुरी दिखा पाए। बिल्कुल ठीक। जी ब्रिगेडियर साहब आप रिप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आप प्लीज क्लियर कर दिया हमारे व्यूवर्स के लिए कि पाकिस्तान ये वॉर जीता था, कारगिल में जीता था या पाकिस्तान हारा था? क्योंकि या कुछ भी नहीं हुआ था, दोनों जो है दोनों कंट्रीज ने खुद ही बैकआउट कर गए थे, क्या हुआ था? क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज हैं इसमें। देख लो, वार को हम फुटबॉल गेम के तौर पर नहीं लेते कि कितने कितने गोल किए। वार के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिफेंडर के अपने होते हैं, जो वो स्ट्राइक करता है उसके अलग होते हैं। फिर जब मैच पड़ता है तो उसके बाद वो कहते हैं वार इज ए गेम ऑफ ब्लंडर, जो ज्यादा ब्लंडर कमिट करता है वो हार जाता है या वो पीछे चला जाता है। तो बात ये है कि जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो लिमिटेड एम के थे, लेकिन वो लिमिटेड एम के ऑब्जेक्टिव इनिशियली तो हासिल हुए पाकिस्तान को, लेकिन जिस तरीके से इंडिया का रिस्पांस आया मासिव, जो कि पाकिस्तान के प्लानर उस वक्त उन्होंने विजुअलाइज नहीं किया था या उनके रिस्पांस कैलकुलेशन से ज्यादा था, और वो वाकई बाद में पता भी चला कि वो बहुत ज्यादा था। जिस तरह मैंने बताया कि 11 एयर स्क्वाड्रन उन्होंने कमिट किए, इसके अलावा इन्होंने ऑलमोस्ट एक 4 साइज फोर्स, और मैंने जो आर्टिलरी पीसेस भी आपको बताए कि 300 से ज्यादा, और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट जो बोफर गन्स थे, जो पहले इनका एक स्कैंडल भी बना था, राजीव साहब ने अपने इलेक्शन भी हारा उसका रिश्वत या उस स्कैंडल की वजह से। और ये बोफर गन अगर वहां पर रिश्वत से आए थे, किक बैक से आए थे, लेकिन मैं कहता हूं कि कारगिल में उन्होंने डिलीवर किया। बहरहाल ये तो एक बैकग्राउंड में हम जा रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कर्नल साहब ज्यादा समझते हैं अगर वो गनर है, कि ये मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है ये आपके अपने लोगों के हैं कि आर्टिलरी ने कितना कंट्रीब्यूट किया और आर्टिलरी को कितना डिकोरेट किया गया, एंड द वे दे डिप्लॉयड एंड द वे दे फायर्ड। और वो कहते हैं कि इसमें पूरे दिन रात में 24/7 में कोई सेकंड कोई मिनट इस तरह नहीं गुजरा जबकि फायर इन्होंने नहीं किया हो। दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि डिप्लॉयमेंट की जगह नहीं थी, तो इन्होंने एक तो हाई डिग्री पर डिप्लॉय करने थे, क्योंकि ज़ाहिर 80 से 90 के जो जाविये थे या 70 वो इन्होंने लगाने थे, क्योंकि क्रस्ट को क्लियर करना था। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो कि हमने भी पढ़ी है, इन्होंने भी देखे होंगे।
और इसमें इस किस्म की चीजें होती है। लेकिन इन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि हमारी एयरफोर्स नहीं थी। अगर हमारी एयरफोर्स होती तो दे डेयर नॉट डिप्लॉयड दैट वे, they dare not leave their ammunition on open, they dare not put it on wheel to wheel basis, then they dare not to having a target practice. It was a target practice for their air as well as their artillery. तो तब इनको ये जो वेव आफ्टर वेव जाते थे तो उनसे पहले आवर्स टुगेदर बम्बार्डमेंट होती थी और वो बम्बार्डमेंट को आगे लिफ्ट किया जाता था और ये उसके साए में चले जाते थे। तो दीज थिंग्स आर क्लियर, मुझे भी क्लियर है, कर्नल साहब को भी क्लियर है। एंड लेट्स नॉट गो इनटू द टेक्टिक्स क्योंकि हम एक मीडिया उस पर है। लेकिन जहां तक दूसरी बात की ये पंजाब से मैं ये कहना चाहता हूं कि फौज आपका जो फॉरवर्ड पोजीशन है वो नहीं लड़की, आपका जो डिप्थ होता है और डिप्थ में जो जो आपने एस्केलेशन मुख्तलिफ मौकों पर किया हुआ है और वहां पर जो हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट होता है, जब आपका ईस्ट कमांड आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके ट्रेनें चलती है तो हमें पता चलता है कि आप मोबालाइज कर रहे हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है कि आपने रिजर्व भी रखने होते हैं और उस रिजर्व के वो बेसिस पर उसके जो टाइम एंड स्पेस डायमेंशन होता है उसके मुताबिक आप उसको लॉन्च करते हैं। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ तो इंटीरियर लाइन पर हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास टाइम एंड स्पेस का ज्यादा इशू नहीं है, वो आपका इशू है, इसलिए कोर्ट स्ट्रेटेजी पर आप लोग चले गए हैं। लेकिन ये बात हो सकती थी क्या अगर हम उधर एस्केलेट करते तो वहां पर आपने आपके क्रस्ट को हमने तोड़ना था और फिर आपके डिप पर जाना था और फिर जब आप इनको गन्स को मूव करते इन ग्रुप से या आपकी कंसंट्रेशन थी दैट वुड हैव बीन लेट इन द टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है। जहां तक आपने पॉलिटिकल लीडरशिप और डिक्टेटरशिप की बात की है तो मेरे ख्याल में कि डिक्टेटरशिप की मैं कोई उसका दिफा नहीं करना चाहता। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट बाय एनी मीन्स बेहतर होती है, उसकी डिप्लोमेटिक अप्रोच भी बेहतर होता है और उसके क्रेडेंशियल भी होते हैं और इसके एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर भी बहुत होता है। और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ तो पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पॉलिटिकल सिस्टम में इस किस्म के जो आपने रिसेंट इक़दाम लिए हैं जिसमें सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, इसके अलावा जो इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर है और फिर जो तकरीबन साल होने को है जो कश्मीरियों को आपने इनकम्युनिकेबल बना दिया है और वहां पर कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, तो क्या ये पॉलिटिकल उसमें कोई दिल नहीं होता? क्या वहां पर जो आपको डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन को चेंज कर रहे हैं, फिर ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी आप और गलवान वैली में वहां पर जिस तरीके से आप लड़े और फिर जिस तरीके से चाइना ने 35,000 किलोमीटर और कभी कहते थे इतना इन्होंने काबू कर लिया या उनको घेर लिया, और तो ये चीजें क्या एक पॉलिटिकल लीडरशिप इस किस्म की नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, पहल की, वो भी पॉलिटिकल लीडर था। अब मोदी साहब है उसकी फॉरवर्ड पॉलिसी थी, दैट इज अगेन ही हैज गॉट अ ब्लडी नोज। आपके 62 वाली थी उसमें अगेन हमने रेस्टोरेंट दिखा दिया। जो चाइना ने जिस तरीके से आपके साथ लड़ाई लड़ी, आप हारे, आप मानते भी हैं, तो क्या इसको ये जो बीटन ट्रैक था इसको दोबारा एक पॉलिटिकल लीडर ने क्यों ट्राई किया? मेरे ख्याल में क्या पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं था या आपके जो मिलिट्री लीडरशिप है जो बात करते हैं गिलगित की, बलूचिस्तान की, इसके अलावा कश्मीर की और इन सारी चीजों की बात करते हुए 2.5 फ्रंट और फिर 102 न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये सारी चीजें तो बड़ी बचकाना है। तो ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप पावर जहां पर मिलिट्री लीडरशिप क्या एक पेज पर नहीं है या एक दूसरे से बड़े हुए हैं कि वो जो हिंदुत्व का या जो साफरान चावनिज्म है या इसके अलावा जो आपके जो आरएसएस है और फिर क्या इस किस्म की सोच आ चुकी है, और तो ये इसको भी देखना चाहिए। अगली बात ये है कि इंसानियत, हाँ इंसानियत एक नारा था कश्मीरी के बारे में, लेकिन हम वो इंसानियत को देख रहे हैं कि वहां पर जो आपके गुण गाने वाले, आपका साइड लेने वाले, वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी अब भी वो जेलों में बंद है, जिसमें महबूबा मुफ्ती साहबा है
इसके अलावा उमर अब्दुल्ला साहब है, इसके अलावा बाकी है। और तो कश्मीर में आपने छोड़ा किसको जो कि खुला हो और जो कि आप समझ लें कि जिस पर अब मेरे ख्याल में कि आप या तो कॉर्पसेस पर कश्मीर को इंटीग्रेट कर रहे हैं और या उसकी जमीन जो है आपको बोल्डर्स और उसके पानी और वो आपको चाहिए। और कई दफा ये कह चुके हैं कि हमें तो उनके गोरी गोरी लड़कियां चाहिए या हम रैप को एज ए वेपन इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस दिन आपका जो जनरल बख्शी था चीख रहा था मीडिया पर कि ये किस किस्म की फौज है और जो कोई मुक्कों से लड़ती है, किधर है तुम्हारा हथियार। तो ये सारी सोचे क्या ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में और उसके साथ इतनी बड़ी फिर आपका जो वो भी है सबको समझ नहीं आ रही है। एक और चीज भी जिसकी तरफ में ये तो हमारा मिलिट्री या डिक्टेटरशिप था जिसने वाजपेयी के साथ चनाब फार्मूला पर पहुंच चुके थे। और चनाब फार्मूला को किसने सबोटाज किया? एल के अडवाणी। और एल के अडवाणी रात टाइम पर जब उसकी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग हुई उसके बाद आपका पूरा जो प्लान जो जितना एग्री कर गए थे सब आगे छोड़ दिया और फिर उल्टे पांव चले गए। वरना कोई न कोई हल तो निकल आता। और तो मौके तो आए हैं लेकिन उन मौकों को आपने भी गुनवाया है और पॉलिटिकल जो जो सोल्यूशन था उसको सबोटाज किया है। कुछ और चीजें भी आपने कह दी हैं। जहां सियाचिन की बात है, अगर इंसानियत इतनी अजीज है, अपनी ट्रूप्स की लाइफ इतनी अजीज है तो उसको सब जीरो टेम्परेचर में या उनको -50 में क्यों मरवाते हो, क्यों डिमिलिटराइज नहीं करते? क्योंकि वहां पर तो न कोई मेन्यूअर हो सकता है, न कोई किस्म किस्म की गेम्स हो सकती है, न कोई आप ट्रूप्स बिल्डअप या वो कर सकते हैं, न वहां पर कोई ब्लेड ऑफ ग्रास भी वहां नहीं उगती, न वहां पर कोई ट्रेड का कॉरिडोर है। तो क्यों इसको डिमिलिटराइज नहीं करते? अगर इतना आपको इंसानियत का या आपको अपने ट्रूप्स के उसका ज्यादा फिक्र है जी तो ये चंद चाहते जी। जी 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 कर्नल साहब, लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से, आप रिप्लाई करेंगे? जी जी जी, बिल्कुल 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 बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल है, साहब का सवाल है कि सीए, इंटीग्रेशन, 1 साल लॉकडाउन, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। मेरे ख्याल हम इस पर एक बार अलग से बात कर सकते हैं। उस पर अगर हम समय लगाएंगे तो ये अपने आप में बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। जहां तक आपने बोला कि डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, ये भी उसी का पार्ट है, हम अलग से बात कर सकते हैं। आपका जो सवाल है आरजू जी, सवाल का जवाब जरूर आना चाहिए। आपने बोला हार या जीत, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं ब्रिगेडियर साहब से कि यस, दिस इज नेवर बाय द नंबर ऑफ बॉल क्रॉसिंग द गोल पोस्ट। हमें ये नहीं गिनना होता है। उनका बिल्कुल सही है। और ये मैंने बोला कि स्ट्रैटेजिक विजन, स्ट्रैटेजिक एम वो आपने नहीं रखा कारगिल के लिए, हमने रखा। हमने बड़े क्लैरिटी के साथ रखा और डिक्लेयर किया। हमने डिक्लेयर किया कि हमारी वो सारी पोस्ट हम वापस लें, हर हालत में वापस लें। इसलिए हम 25 जुलाई की रात को जो ऑपरेशन आखिरी हुआ और 26 सवेरे जब उसने सक्सेस सिग्नल दे दिया, हमने बोल दिया हमारे तरफ से हमारी सारी पोस्ट वापस आ गई। As far as we are concerned, we have won it, that what we had set for. हमने जिस चीज के लिए शुरुआत करी थी हमने वो कर ली। हमारा कोई एम नहीं है कि हमें 4 किलोमीटर और अंदर जाकर आपकी कोई जमीन लेनी है या पंजाब में लेनी है, राजस्थान में लेनी है या कहाँ लेनी है, मुझे उससे कोई मतलब। मेरे देश ने, मेरी फौज ने मुझे जो टास्क दिया था, जो वो सारी पोस्ट मेरी हैं वो मुझे मिल जाए, इसलिए छाती ठोक कर कहते हैं हम जीते। हमने हर वो जगह वापस जीती जो हमारी थी। और हमारा एटीट्यूड, हमारा नेचर नहीं है कि किसी और की जमीन लें, इस वजह से हमने आपकी तरफ देखा ही नहीं। सो हमारे लिए ये जीत इसलिए सेलिब्रेट करी जाती है। आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है वो ये है। जहां तक सर ने बात की है, मुझे वो कंप्लीट जरूर करना पड़ेगा कि जो रिश्वत वाली बोफर गन या कौन, मुझे लगता है बहुत छोटी बात चली जाएगी इसमें।
कि अगर अब हम आप एक दूसरे के अंदर ये निकालना शुरू करें कि कौन सी गन किस जर्नल ने, किसने कर्नल ने क्या लिया क्या दिया, मेरे ख्याल आर्मी को हम इसमें बदनाम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक कंटेक्स्ट की हमारे बात हो रही क्लैरिटी है, हमारे यहाँ क्लैरिटी है जो आपके पास भी है कि ये एक पॉलिटिकल जरूर स्कैंडल हुआ था। अगेन इसके पीछे काफी कुछ है, वो छोड़ देता हूं मैं इस समय। आपने एक और अच्छी बात बताई जो थोड़ा मेरे लिए ऑफेंसिव है। बख्शी साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। सर, जिसे आप चिल्लाना बोलते हैं, जिसको आप चिल्लाना समझते हैं, जिसे आप चिल्लाना लेते हैं, उसे मेरे कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच बोली जाती है, डेमोक्रेसी मानी जाती है। मेरे को पता है कि मैं टीवी पर आपके साथ बैठकर अगर आज इस समय ये भी कह दूं कि भारत किसी जगह हारा, जैसे मैंने बोला 1962 हम ओन अप करते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं। ऐसा हमारे यहाँ इंप्रेशन है कि शायद पाकिस्तान के टीवी पर बैठकर आप ऐसा इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि लाइव शो में किसी को कोई आकर उठाकर ले गया, ये लाइव शो में हुआ था। तब से हमारे यहाँ इंप्रेशन है कि यस, आपके यहाँ शायद आप ये नहीं बोल पाएंगे, ये आपकी मजबूरी है। मुझे ये जरूर कवर करना पड़ेगा कि शायद अखबार आपके यहाँ लेट पहुंच रहे हैं, शायद न्यूज आपके यहाँ लेट पहुंच रही है कि अगर शेख हसीना और सारे पॉलिटिकल लीडर अभी भी लॉकडाउन में, प्रिजन में हैं, तो मेरे ख्याल सर यू मस्ट रिव्यू योर नॉलेज, जनरल नॉलेज। ये बहुत पीछे छूटी हुई वाली बात है। जहां तक सो कॉल्ड आपका गलवान और चाइना वाला बात है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, और ये मेरा आखिरी कमेंट है आपके लिए आरजू जी। चाइना बॉर्डर पर मेरे साथ, मेरे चाइना के बीच में क्या हो रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आपके लिए कैसे हो सकता है? भाई, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल आज की डिबेट में कारगिल पर होना चाहिए कि यस ठीक है, हमने कोशिश करी, हम नहीं सक्सेसफुल हो पाए, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे 4 बार और भी कोशिश करी है, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, डजंट मेक अ डिफरेंस, दोज आर सेपरेट टॉपिक। बट चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, लद्दाख में क्या हो रहा है, गलवान में क्या हो रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पाकिस्तान क्यों मांगे? क्या फायदा होगा? क्या आप चाइना की तरफ से आकर लड़ने को तैयार है? क्या आपको भी मालूम है नहीं है? कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए नहीं लड़ता। आपकी मजबूरी हो सकती है कि चलिए इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से थोड़ी बहुत फोर्स की मूवमेंट आप दिखाएं करें, आप लड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी ले लीजिए। आप गलवान PP14 पर आकर कभी नहीं लड़ेंगे, ये मेरा चैलेंज है। और सर ने एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था वर्ड, आपने सर 4-5 बार बोला वी डेयर। सर, डेयर तो तब करेंगे ना जब आपने अपनी सो कॉल्ड वो 1 या 2 बटालियन, जैसा आप अभी मान रहे हैं, वो जो 1 या 2 बटालियन है उसको तो आपने ओन अप किया नहीं। यू डेयर नॉट ओन अप द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज। आप वो एयरफोर्स तो जब लाते, और जो आप बोल रहे हैं कि आप हमारे बोफर्स का डिप्लॉयमेंट ऐसे होने देते या नहीं होने देते, देखिए सर, ये तो वो वाली बात है कि सूत ना जुलाहा और आप लट्ठे पर लट्ठा अपने धोती कुर्ते पजामे सारे बना ले रहे हैं। तो सर, धागा तो होगा तभी तो आपकी एयरफोर्स का जो जौहर है वो दिखेगा, तो जब आप उन 2 पलटनों को तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा हूँ। सो देयर इज नो पॉइंट। मैं तो अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी तो नेवी फेल्ट बैड, यार हमें तो आपने चांस ही नहीं दिया। Otherwise, we would also like to contribute by at least slapping once or twice somewhere some Pakistani. But those are irrelevant things. That is why उसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया। तो जहां आप 4 या 5 बार डेयर की बात करते हैं, हो सकता है आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में वो डेयरनेस हो, बट सर मान लीजिए मेरी बात, ये मैं नहीं कहता हूं, पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान की पब्लिक कहती है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कहते हैं, पाकिस्तान के एक्स जर्नल कहते हैं। अदरवाइज आपका एक एक्स डिक्टेटर जर्नल को आपकी ही सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा दे रही है और वो वापस आने को तैयार नहीं है। ये है डेयरनेस का लेवल एक चीफ का। और मैं कहता हूं, हम गर्व से कहते हैं कि चीफ, हमारा चीफ जो बोलता है वो मेरी फौज को दिखलाता है।
अगर आपके चीफ का ये कैरेक्टर है तो आई एम वेरी सॉरी कि जिस पाकिस्तान फोर्स को मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगा तो वो स्कोप नहीं मिल रहा मुझे कि आप जो जिस डेयर की बात कर रहे हैं कि आपका एयरफोर्स डेयर कर लेता, आपकी बोफर्स गन के ऊपर आपको डेयर कर लेते। सर आप ये थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। हमने तो जो डेयर वाली बात है वो आपको कारगिल में कर दिखाई है ऑन ग्राउंड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको जीत या हार मिले, मैंने अभी भी इसीलिए डिस्क्राइब कर दिया। हमारे लिए जीत सिर्फ इतनी थी कि हमने अपनी पोस्ट आपसे वापस ली। हमने कहीं जहां आप वो विस्तारवाद की बात आप कर रहे हैं, वो विस्तारवाद आपके दोस्त चाइना का हो सकता है, हमारा नहीं है। अदरवाइज ये आपको भी मालूम है 3,500 किलोमीटर में कहां कहां रोक लोगे। ऐसी दसियों जगहें हैं जहां हम, और बाय द वे आज की तारीख में चीन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस इसलिए लगाई हैं क्योंकि इंडिया ने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्सेस लद्दाख में लगा रखी। तो अब इसमें आप एक बात बता दीजिए, डिफेंसिव कौन हो गया? मतलब एज अ आर्मी स्ट्रेटेजिस्ट आप खुद डिसाइड कर लीजिए। ये तो बड़ी बेसिक नॉलेज है कि अगर वो बोल रहे हैं कि हमने अपनी फोर्सेस इसलिए लगा ली, 2 लाख कर ली, 2.5 लाख कर ली, 5 लाख कर ली, कितनी भी कर ली, वो इसलिए कर ली क्योंकि इंडिया ने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्सेस लगा दी। और आज की तारीख में इंडिया ये मानता है कि हम अपनी टेरिटरी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन सर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट करना चाहूंगी, लेकिन आई होप कि आगे हम इस तरह की चीजें हमें देखने को ना मिले, चाहे जिसकी भी गलती है, चाहे पाकिस्तान की है या इंडिया की है। हम यही चाहेंगे कि आइंदा जो नेक्स्ट जनरेशन आए हमारी, वो बैठ के अपना दोस्ती की बात करे, आने जाने की बात करे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और इस तरह की चीजें ना हो कि आप कहें कि हमने कब्जा कर लिया था, आपने छुड़ाया, या हम कहें कि आपने किसी जगह गलत किया है और हमें जाके सही करना पड़ा। इसकी कुछ उम्मीद नजर आए तो अच्छा रहेगा दोनों कंट्रीज के लिए। आप और मैं बात कर रहे हैं, इससे बड़ी और उम्मीद क्या है? एक ब्रिगेडियर साहब और एक कर्नल साहब आपस में बात कर रहे हैं कि अगर कहा जाए कि अगर हम जानी दुश्मन है तो आपस में बात कैसे कर रहे हैं? हम जानी दुश्मन नहीं है, बिल्कुल, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे बीच में कोई और डिस्प्यूट नहीं है सिवाय 2 के। अब ठीक है, वो डिस्प्यूट अपने आप में इतना बड़ा है कि वो तकलीफ दे रहा है। उसको आपके यहाँ मिलिट्री छोड़ने को तैयार नहीं है, कभी लोग बोल देते हैं आईएसआई छोड़ने को तैयार नहीं है, हमारे तरफ से हम बोल देते हैं पॉलिटिशियन छोड़ने को तैयार नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो डिस्प्यूट के अलावा जो 80 से 90% आपके और हमारे बीच में सोशली अच्छी चीजें हैं, हम उसे ना छोड़ें, उसे डेवलप करें। मेरे ख्याल आज की तारीख में वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग ने ज्वाइन किया। जी जी एक मिनट। जी अब जी जी मैं सर, सिर्फ मैंने जो चीन की बात की, लद्दाख की बात की, तो मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप के कंटेक्स्ट में की कि आपके यहाँ तो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो क्यों नहीं सोचता जम्मू के बारे में? फॉरवर्ड पॉलिसी उनकी है। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता था कि अगर हमारे यहाँ एक डिक्टेटर था और उसने अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है या जो भी है, तो उस पर मुकदमा भी, और वो उस पर हमारी अदालतें हैं जिन्होंने एक मुकदमा चलाया। तो ये नहीं है कि एवरीबॉडी इज मतलब है कि स्कॉट फ्री। यहाँ पर भी निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत ये मुल्क चल रहा है, एक आईन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, जय हिंद। यू, थैंक यू सर, थैंक यू।